मैं शकील रशीद शिहाब टीवी के हालात हाज़रा के प्रोग्राम आज की बात में आपसे एक ऐसे वाक़े की तरफ या वाक़े के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने इस हकीकत को सच साबित कर दिया है कि इस मुल्क में आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। मैं बात NDTV और बेबाक सहाफ़ी रवीश कुमार की कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक अरसे से ये ख़बरें चल रही थीं, ये इत्तलात आ रही थी कि NDTV को गौतम अडानी ने ख़रीद लिया है और ये बात 2-3 दिन पहले जो है वो सच साबित हो गई। गौतम अडानी जो हैं, उनकी कंपनी जिसको अडानी एंटरप्राइजेस कहा जाता है, उसने NDTV को प्रमोट करने वाले जो फर्म थी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसको ख़रीद लिया है और उनके पास उसके 99.5% हिस्से आ गए हैं। इस तरह से अब वो NDTV के एक तरह से मालिक हो गए हैं। हालांकि अभी NDTV का जो न्यूज़ चैनल है उस पर उनका कब्ज़ा नहीं हुआ है। अभी भी 32.9 कुछ फ़ीसद हिस्से जो हैं वो पर्नो रॉय और उनकी अहलिया राधिका रॉय के कब्ज़े में हैं, जो कि इस NDTV के मालिक रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि 1984 में कोई 28 साल पहले एक प्राइवेट टीवी चैनल के तौर पर NDTV की शुरुआत की गई थी और इस चैनल ने एक बहुत ही मुख्तसर अरसे में अपनी बेलाग और बेबाक सहाफ़त से अवाम के दिलों को फ़तह कर लिया था, या आप ये कह सकते हैं कि अवाम दिलों पर एक तरह की हुकूमत कायम कर ली थी। लोग NDTV देखना पसंद करने लगे थे। पर्नो रॉय एक अच्छे सहाफ़ी हैं और उन्होंने हम उनको ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में देखा करते थे। इलेक्शन के दिनों में वो और आजहानी विनोद दुआ एक साथ नज़र आते थे और इलेक्शन की काउंटिंग हुआ करती थी, तब वो तज़किया करते थे कि सियासत का रुख क्या हुआ है और अगर कोई पार्टी हार रही है तो क्यों हार रही है, जीत रही है तो क्यों जीत रही है। और ये दो चेहरे, विनोद दुआ और पर्नो रॉय के दो चेहरे इलेक्शन के दिनों में हमारी याद का, हमारे जहन का एक हिस्सा रहे हैं और रहेंगे, बहुत दिनों तक रहेंगे। तो अब ये जिसे NDTV कहा जाता है वो अडानी एंटरप्राइजेस का एक हिस्सा हो गया है और उन्होंने अभी 26% हिस्से के ख़रीदारी के लिए एक ओपन ऑफ़र दे रखा है। अगर वो 26% हिस्से भी जो हैं वो अडानी की फर्म को मिल जाएंगे तो आप ये समझिए कि NDTV न्यूज़ चैनल पर उनका मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो जाएगा। उनका पूरे ग्रुप में उनका जो हिस्सा है वो 55% से ज़ायद हो जाएगा। यहाँ मैं बताते चलूँ कि पर्नो रॉय, उनकी बीवी राधिका रॉय ने NDTV न्यूज़ चैनल से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उन्होंने उस फर्म से इस्तीफ़ा दिया है जो NDTV को प्रमोट करती थी। उसके डायरेक्टर थे दोनों, अब दोनों उस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कहा यह जाता है कि अडानी जैसा दुनिया का सबसे मालदार आदमी और जिसके सर पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ है, इस मुल्क की हुकूमत का हाथ है, उसके लिए बाकी के 26% हिस्से को ख़रीदना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल अभी उसे ये मरहला तय करना है और जब ये तय होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि पहले की तरह जो आज़ाद होकर NDTV ख़बरें दिया करता था, तबसरे किया करता था, अब वो मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि एक बड़े हिस्से पर जो है वो अब अडानी का कब्ज़ा हो चुका है और उन्होंने आते ही काफ़ी तब्दीलियां की हैं। उन तब्दीलियों के सबब कई लोग जो हैं NDTV में इधर से उधर उनके तबादले किए, तबादले से मुराद है उनके ओहदे बदले गए हैं। और जो सबसे अहम आवाज़ इस TV की हुआ करती थी, इस न्यूज़ चैनल की हुआ करती थी, रवीश कुमार, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं बताता चलूँ कि रवीश कुमार और NDTV हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों कीमती थे और क्यों NDTV जैसे चैनल इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं और रवीश कुमार जैसी आवाज़ इस मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, इस मुल्क का मीडिया धीरे करके वो आप ये समझ लीजिए कि हुकूमत की गोद में बैठ गया है
और ये गोदी मीडिया का जो इस्तिलाह है ये रवीश कुमार ही ने दी है, उन्हीं की कॉइन की हुई, उन्हीं की बनाई हुई ये इस्तिलाह है, गढ़ी हुई ये इस्तिलाह है। उन्होंने ही इसको गोदी मीडिया, और ये नाम आज सारी दुनिया में मशहूर है। तो ये जो न्यूज़ चैनल हैं और प्रिंट मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज हुकूमत के गुणगान गाता है, और वो हुकूमत से सवालात नहीं पूछता, हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर उंगली नहीं उठाता। वो हुकूमत के हर काम को, जैसे आप ये समझ लीजिए कि बेहतर से बेहतर कहने से हिचकिचाता नहीं है। रवीश कुमार और एनडीटीवी जो है वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सवाल उठाते थे, और हुकूमत से सवाल करते हुए वो डरते नहीं थे। जबकि आज सारा मीडिया, सारी आप ये समझ लीजिए सहाफ़त जो है वो हुकूमत के हाथों में बिक चुकी है। उन्होंने बिकना गवारा नहीं किया, उन्होंने डरना गवारा नहीं किया, हालांकि उनको बहुत दफ़ा डराया गया, मुकदमात के ज़रिए धमकियाँ, उनको धमकाया गया, और ईडी और मुख्तलिफ़ तरह की एजेंसियों के ज़रिए उनको सताने की कोशिश की गई। लेकिन राधिका राय और रवीश कुमार ने उनके सामने झुकना गवारा नहीं किया। वो अपनी जो कुछ उनको कहना था, जो उनको सवाल करना थे, वो सवाल उठाते रहे, सवाल करते रहे। आपने अगर कोविड के दिनों में देखा होगा तो सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो रवीश कुमार ने किए हैं, एनडीटीवी ने किए हैं। गंगा और गोमती और दूसरी नदियों में जो लाशें बहती रही हैं उन पर सवाल उठाने वाला ये चैनल था। कब्रिस्तानों में और जो ज़मीनें कम पड़ी हैं लाशों के तदफीन के लिए, इसी तरह से शमशान भूमियों में जो लकड़ियों की किल्लत हुई है लाशें जलाने के लिए, और लाशों पे लाशें जो आती रही हैं उन पर रिपोर्ट किसने की? रवीश कुमार ने उन पर रिपोर्टिंग की है, उन पर तबसरा किया है, उनका तज़किया किया है। और उन्होंने हुकूमत कोविड के दौरान हुकूमत की लापरवाहियों को, चाहे वो मेडिकल लाइन से रही हों, चाहे वो लॉकडाउन की लाइन से रही हों, पूरी तरह से उजागर किया है। और एक बहुत बड़ी तादाद में, आप ये समझिए हज़ारों की तादाद में जो मज़दूर दिल्ली और दूसरे शहरों से लंबे कई हज़ार किलोमीटर के फासले तय करके अपने घरों को गए हैं, उनके ताल्लुक़ से रिपोर्टिंग रवीश कुमार ने की है और करवाई है अपने साथियों से। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि 2002 के जो फसादात हुए थे गुजरात के, उन फसादात में एनडीटीवी का रोल सबसे अहम था। उसने न सिर्फ वहाँ के भाजपा का चेहरा जो है उजागर किया, जो कि फसादात में बुरी तरह से मुलव्विस था, और उसने उस वक्त के वहाँ के वज़ीर आला जो नरेंद्र मोदी थे, जो आज हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके किरदार पर भी उंगली उठाई, उनके सादियों के ख़िलाफ़ और खाती पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने पर उनको सवालात के कटघरे में खड़ा किया। और एक जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था अहमदाबाद में, हादसा आप नहीं कहिए बल्कि फसाद में, जिस हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी को जलाया गया था, वहाँ 69 लोग जो है मारे गए थे, तहत किए गए थे, उनको जलाया गया था, पूरी हाउसिंग सोसाइटी जला दी गई थी। उसमें कांग्रेस के एक साबिक एमपी एहसान जाफरी रहा करते थे। एहसान जाफरी की लाश नहीं मिली। बताया जाता है जिन लोगों ने गवाहियाँ दी हैं या जो लोग वहाँ गए हैं, उनका कहना है कि उनको नंगा करके दौड़ा के मारा गया और उनकी बोटियाँ तक जो हैं कर दी गई हैं और बोटियों को जला दिया गया। कुछ नहीं मिला उनकी लाश आखिर तक आज तक नहीं मिली है। उनके कत्ल में जो है जो मुलज़िमीन की फहरिस्त थी उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था, और ज़किया जाफरी उनकी बेवा जो हैं वो अब तक इस केस को लड़ती रही हैं। ये अभी हाल में जब चीफ़ जस्टिस बने थे यू ललित, तो ये मामला ख़त्म हुआ है। बहरहाल उसमें मैं ये कहूँगा कि गुजरात फसादात को उजागर करने में एनडीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है। उस ज़माने में राजदीप सरदेसाई और बरखादत जो है वो एनडीटीवी में हुआ करते थे। इसी तरह से ये जो एनआरसी का मामला था, और एनआरसी के मामले में शाहीन बाग में जो ख़वातीन के मुज़ाहरे हो रहे थे, कानपुर और लखनऊ में जो मुज़ाहरे हो रहे थे, उन मुज़ाहरों के ताल्लुक़ से जो रिपोर्टें एनडीटीवी ने दी हैं वो मार्वेलस रही हैं, लाजवाब रही हैं, और वो
पूरी तरह से आप ये समझिए कि मोदी सरकार पर भी, योगी सरकार पर भी नुक्ताचीनी और तनकीद है उनके मज़ालिम की। बताता चलो कि यूपी में तो बहुत बुरी तरह से योगी सरकार ने पुलिस का मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था और गोलियां चलवाई हैं, लोगों को जेल में क़ैद किया है, बहुत से लोग उसमें मरे हैं। औरतों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने लाठियां चलवाई हैं, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। तो ये इसको उजागर करने में एनडीटीवी और रवीश कुमार आगे आगे पेश रहे हैं। किसानों का जो एहतजाज हुआ, मुजाहरा हुआ, उसमें रवीश कुमार ने एक तरह से आगे खड़े ये कह सकते हैं कि किसानों का ही साथ दिया। और इस मामले में चूँकि किसानों का मुजाहरा अडानी और अंबानी के ख़िलाफ़ भी था, तो अडानी और अंबानी के ख़िलाफ़ भी इस टीवी पर रिपोर्टें होती रही हैं, मुजाहरा और किसानों की बातें पेश की जाती रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो तनकीद है जो होती रही है, जो नुक्ताचीनी होती रही है, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ होती रही है, हुकूमत वक्त से सवालात किए जाते रहे हैं। और ज़ाहिर है ये हुकूमत, जो मोदी की हुकूमत है, ये सवालात को पसंद नहीं करती है और हर उस शख्स से जो सवाल करता है दूर भागती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं नफ़रत करती है। इसीलिए कभी भी एनडीटीवी और रवीश कुमार मोदी के चहीते नहीं रहे। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि फसादात के बाद, गुजरात फसादात के बाद जो है, वहाँ गुजरात ही में एक मीटिंग थी जर्नलिस्टों से मोदी की, उस वक्त वज़ीर आला थे। तब परनोय राय ने, जो एनडीटीवी के मालिक थे, उन्होंने बहुत सख्त सवालात किए थे। कहते हैं कि उस ज़माने से ही वो परनोय राय से एक तरह से खार खाने लगे थे मोदी। तो ये एक पूरा एक सिलसिला था, एक सवालात खड़े करने का और सहाफ़त में जो चीज़ हो रही है उसको दिखाने का। आप ये कह सकते हैं कि रवीश कुमार ने इससे मुंह नहीं मोड़ा, न एनडीटीवी ने इससे मुंह मोड़ा। वो गोदी मीडिया की तरह सिमट कर नहीं बैठे या गोदी मीडिया की तरह उन्होंने सिर्फ हुकूमत की बातें नहीं दिखाई। आज के दौर में एनडीटीवी इस हुकूमत के लिए एक, आप कह सकते हैं कि दर्दसर बना हुआ था। गौतम अडानी के बारे में सभी जानते हैं कि हुकूमत के दोस्त हैं, मोदी के दोस्त हैं और हुकूमत का पूरा हाथ उनकी पीठ पर है। और आज वो दुनिया के सबसे बड़े मालदारों में से एक हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मालदार शख्स वो बन गए हैं। तो उनको आगे लाया गया। उन्होंने उस कंपनी को जिससे परनोय राय ने 400 करोड़ रुपए बिलासूदी कर्ज लिए थे, उस कंपनी को ख़रीदा। उस कंपनी के ज़रिए वो हिस्से जो हैं एनडीटीवी के अपने कब्ज़े में लिए और इस तरह से उन्होंने एनडीटीवी पर कब्ज़ा कर लिया। अब एक आवाज़ जो बहुत मजबूत थी वो बंद हो गई है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। रवीश कुमार की आवाज़ कभी ठीक है, हम और आप और जो उन्हें सुनते रहे हैं एनडीटीवी से नहीं सुन सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, उनके ऊपर वो जो है अपना प्रोग्राम पेश करते रहेंगे और बिल्कुल उसी तरह से पेश करते रहेंगे जिस तरह से उन्होंने एनडीटीवी में पेश किया है। और उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सबको, इस मुल्क के जितने लोग हैं आज वो गोदी मीडिया के ग़ुलाम बन गए हैं, हम सबको गोदी मीडिया के ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि डरा हुआ सहाफ़ी जो है वो एक मरा हुआ शहरी पैदा करता है। तो जो सहाफ़ी हैं उन्हें सामने आना होगा, उन्हें डर और खौफ की जो एक आप कहते हैं उनके एक छाई हुई है फ़िज़ा, उससे निकलना होगा ताकि वो मरा हुआ शहरी ना पैदा करें, एक जिंदा शहरी पैदा करें और ऐसे शहरी जो गोदी मीडिया की ग़ुलामी से निकल सकें। गोदी मीडिया की ग़ुलामी से निकलना क्यों ज़रूरी है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज ये हुकूमत जो पॉलिसियाँ ला रही है, जो क़वानीन बना रही है या जिस तरह के अमल कर रही है, वो न इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर हैं, न इस मुल्क के आइन के लिए बेहतर है, न इस मुल्क के सेकुलरिज़म के लिए बेहतर है और न इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। अगर अवाम डरी रही, सहाफ़ी डरा रहा, तो इस मुल्क का हाल अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए ज़रूरी है कि रवीश कुमार की आवाज़ को पर कान धरे जाएं और रवीश कुमार ने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, फेसबुक चैनल शुरू किया है, उनको सुना जाए और इस आवाज़ को सारी दुनिया तक फैलने में उनकी मदद की जाए। आदाब।